मानती हूँ कि उतनी ही आत्मीयता के साथ गांधी जी की आदरणीय प्रोफेसर विजय महाजन जी, प्रोफेसर संजय वर्मा जी, BM शर्मा जी, प्रोफेसर सतीश राय, डॉक्टर चैनिका उनियाल, रफी खानटा, धर्मेंद्र राठौड़ जी, अभिषेक चौधरी जी, शरद राय जी, सेक्रेटरी और प्रोफेसर DS खींची, डॉक्टर ज्ञान सिंह जी गोटवाल, निमाली सिंह जी, डॉक्टर राजीव बियानी जी। वैसे तो बहुत नाम है यहाँ पर, शनि साहब बैठे हैं, विनोद शर्मा जी है, निमाली जी में भूल ही चुका हूँ, प्रोफेसर दिनेश शर्मा, प्रोफेसर चुड़ावत, फिर अख्तर, ML अग्रवाल, BL बैरवा, वीरपाल सिंह जी, तुषावड़ा जी, JP जी, रमेश वर्मा जी, अशोक अग्रवाल जी, खुशी मोहम्मद। वैसे हमारे सब साथी बैठे हैं। और जो विषय था, एक तो प्रोफेसर व्यास हमारे बीच नहीं रहे, उनके मेमोरियल में प्रोग्राम हुआ और BM शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उनके बारे में हमें बताया। और ये आवश्यक भी होता है, जब हम बैठे हैं जिनकी मेमोरियल में प्रोग्राम हो रहा है, कम से कम उनका बैकग्राउंड मालूम पड़े, उससे भी प्रेरणा मिलती है। ये मूर्ति लगती है सही नोट महापुरुषों की, क्यों लगती है कि आने वाली पीढ़ियों को लगे भाई ये किसकी मूर्ति क्यों लगी है, कुछ सीखते हैं, समझते हैं और प्रेरणा लेते हैं और खुद भी कुछ बनने का प्रयास करते हैं। तो ये मेमोरियल लेक्चर जो हो रहा, मैं उसको इस रूप में देखता हूँ। आने वाले पीढ़ियों के जो लेक्चर है, प्रोफेसर है, उनको भी लगे कि हमारा कोई प्रोफेसर था जिसने एक स्थान बनाया। और मैं कह सकता हूँ कि ये संस्था जो है उन्होंने खड़ी कर दी, पूरा ड्राफ्ट उन्होंने बनाया, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया, मेहनत उन्होंने करी। सुभाष गर्ग भी हमारे साथ थे, आजकल वो हमारे किस पार्टी में चले गए हैं, तो इसलिए वो राइट लेफ्ट हो गए, तो आ नहीं पा रहे हैं। मन तो है यहाँ पर वो कुछ नहीं है। बाकी तो सतीश राय जी तो राजनीति कर रहे हैं, चैनिका उनियाल तो वहाँ पर क्या कहना चाहिए, दिल्ली में इतना अच्छा मोहरे किया कोई सोच नहीं सकता। और हमें महाजन साहब का पूरा सपोर्ट मिल रहा है दिल्ली में भी। और मुझे अच्छा लगा कि संजय वर्मा जी आ रहा है हमारे बीच में। मैं महाजन साहब का और संजय वर्मा जी का अपनी ओर से, आप सबकी ओर से स्वागत भी करता हूँ। दोनों कंपेरिजन जो पॉलिसी है उसका बहुत सुंदर शब्दों में दोनों व्यक्तित्व ने आपको एक्सप्लेन किया। मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलना चाहूँगा, अच्छा एक्सप्लेन किया और ये ही आपके पास में है, तो कोई कमी है ही नहीं। जितना हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पहली पॉलिसी नई पॉलिसी आराम से आप कर सकते हैं। खूब आपने सुन लिया है। मैं कुछ कॉमन बातें करना चाहूँगा जिसकी तरफ भी महाजन साहब ने भी ध्यान आकर्षित किया। मुझे भी लगता है कि देश को हो क्या गया है। आज़ादी की जंग के अंदर महात्मा गांधी के सानिध्य में और बड़े बड़े महापुरुष थे, गोपालगंज से गोखले लगा करके, लोकमान्य तिलक भी थे और भी नेता थे, आपको मालूम है। तो तमाम लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, लंबी लिस्ट, डॉक्टर अम्बेडकर, संविधान, ये बात हम रोज बोलते हैं। पर जो जज्बा उस वक्त में था पब्लिक के अंदर भी, और जो जज्बा था वकीलों के अंदर भी, प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल के अंदर भी, मीडिया के अंदर, बड़े बड़े पत्रकार हुए, जयनारायण व्यास, श्री राजस्थान, माइकलाल वर्मा, उस जमाने के बहुत लंबी लिस्ट है। वो पत्रकार भी हुआ करते थे, सभी मीडिया वाले कुछ। अब आप देख रहे हो शांति है देश के अंदर, कुछ भी हो जाओ वो शांति से बैठे हम लोग। और ध्रुवीकरण जो हो रहा है उन सब बात आ जाती है कि देश को ध्रुवीकरण बांट दिया
और देशवासी बढ़ गया तो कितने आप कुछ भी करो, अच्छी परफॉर्मेंस दो, अच्छे काम करो, आखिर में धर्म आपके बीच में आ जाता है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। आप रेस्ट बहस करो तो आप आराम से बहस करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कांग्रेस की क्या बात कह रहे हैं, आरएसएस वाले क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है, और बातें क्या है, कौन रोकता आपको? आप नेशनल डिबेट हो, क्या अच्छे ही हैं क्या बुरे ही हैं। आज आरएसएस को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 100 वर्ष का अरसा कम तो नहीं होता, 100 वर्ष का। तो 100 वर्ष में कुछ तो ऐसा किया होगा, उनके आरोप लगे गांधी की हत्या के वक्त में लगे, 2-3 बार बैन लगा दी उनके ऊपर, सरदार पटेल ने लगा दिया, पर फिर भी वो जिंदा है। इसका मतलब कि अगर इनके अपन प्लस माइनस पॉइंट, जो आप सब इंटेलेक्चुअल बैठे से बात बोल रहा हूँ, अगर उस पर हम बहस कर रहे हैं सब लोग, तो अपना भी सच्चाई सामने आती है। देश हित में क्या है, देश हित में क्या। आज पूरा मुल्क में अलग अलग जाति धर्म वर्गों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, जातियाँ सैकड़ों हैं, धर्म अलग हैं, और भाषाएं तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी में समझ में लिखा हुआ क्या है। इतने बड़े मुल्क को एक रखा है देश में आज़ादी के बाद में। तो पंडित नेहरू की सोच वो नहीं होती, इंदिरा गांधी का त्याग नहीं होता, जो शहीद हो गई पर खालिस्तान नहीं बना दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। तो लंबा इतिहास आप जानते हो। तो आज इस रूप में वर्तमान सरकार मोदी जी के वक्त में एक नई राजनीति शुरू हो गई, चुनी करके, और पूरी तरह डिवाइड कर दिया देश को हिंदू मुस्लिम के अंदर। तो शिक्षा नीति आप सोच सकते हो, अगर राजीव गांधी ने बनाई होगी उस वक्त में, जब मैं भी उनके साथ मंत्री था दिल्ली में, एचआरडी मिनिस्ट्री बनी, पीवी नरसिम्हा राव जी मेरे ख्याल से पहले मंत्री बने उस विभाग के, उसमें पूरी तरह प्रयास किया गया कि जो लोग छूट गए हैं, क्योंकि जब आज़ादी मेरी 51 में हम लोग 18% खाली शिक्षा थी देश के अंदर, 8% महिलाओं की थी, और आज 80% शिक्षित हो गए लोग, 74% महिलाएं हो गई। थोड़ा बहुत आंकड़ा आगे भी हो सकता है। तो कुछ तो किया होगा 70 साल में, और कुछ नहीं हुआ 70 साल में। जैसे कि आज़ादी 2014 में मिली हो, वो माहौल बना दिया गया, और मीडिया भी साथ हो गया उनके, मीडिया साथ हो गया, सब चुप हैं, कहने वाला कोई नहीं है। अब अगर आप सच्चाई कोई नहीं कहोगे और सुनते नहीं हम असत्य को, वो भी देश हित के अंदर नहीं है। हो रहा है देश के अंदर, हो रहा है, और चल रहा देश, चलता रहेगा। तो जो बातें हम लोग बैठ के कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि पंडित नेहरू ने उस IIT, IIM, एम्स, ICR, ICAR, इतनी संस्थाएं बनी, बड़े बड़े महान बड़े बड़े कारखाने, एक सरकार बनी थी, मुल्क आज़ादी हुआ था। उस वक्त में सोचा गया किस प्रकार से शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि देश की नींव मजबूत हो। अगर ये स्वच्छता नहीं बनती उस वक्त में, हम तो तरसते थे। अब तो राजस्थान में एम्स भी आ गया, IIT भी आ गई, IIM भी आ गया उदयपुर के अंदर, जोधपुर में IIT आ गई, ट्रिपल IIT ने खोल दी कोटा के अंदर, वो अलग बात है, कई फैसले हो गए। पर उस जमाने से कांग्रेस की जो सोच थी वो देश हित में थी। वो भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा बोलने वाले जो हमारे दक्षिण के लोग हल्ला करते थे हिंदी को लेके, हम पढ़ते थे, मैं खुद खिलाफ था इंग्लिश के, फिर क्या काम है। वो आंदोलन होते थे, आग लगा देते थे हिंदी के बोर्डों, नॉर्थ के अंदर आग लगी थी इंग्लिश के बोर्डों, हम लोग उसमें ही थे। आज हमने इंग्लिश स्कूल खोले, इंग्लिश स्कूल, 10 लाख बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं इंग्लिश गाँव के अंदर, बिना फीस के, बिना फीस के। एक तरफ 50,000 फीस है, 1 लाख फीस है, एक तरफ आपको फ्री एजुकेशन है।
मैं खुद भी गया महंगा इलाज शिविरों में, तो मैंने देखा बच्चियाँ छोटे गांव की हुई, जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा पॉलिसी थी, गरीबों के लिए थी, पहले वाली पॉलिसी थी, पिछड़ों के लिए थी, आदिवासियों के लिए थी, वंचित वर्गों के लिए थी, वो भी पढ़ाई में आए। तो मैंने कहा वो इंग्लिश में बातें कर रही लड़के लड़की, बच्चे छोटे छोटे, हम जवाब दे नहीं पा रहे थे। मन में आ रहा था कितने अच्छा लगता है कि ये इंग्लिश सीख चुकी है स्कूल के अंदर, और पूरा तहलका मचा हुआ है। मैं देखता हूँ 10 साल बाद तो राजस्थान के बच्चे जो है देश और दुनिया के अंदर, IT का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ है, डिस्टेंस लर्निंग कैसे हो पा रही है, ये सब पार्ट एजुकेशन पॉलिसी के। नवोदय विद्यालय खोल दिए थे, तो तमाम बातें देश में जो हुई है उसके कारण से आप कल्पना कीजिए कि कितनी क्रांति हो गई है। AI आ गया, अब तो मोबाइल फोन हमारे हाथ में, दुनिया मुट्ठी में है। पहले मजाक उड़ाते थे राजीव गांधी लोग कि क्या ये कंप्यूटर की बात करते हैं, ये बेरोजगारी फैला देंगे। आज आप बताइए किसी विभाग में, एयरलाइंस में, रेलवे में, बस स्टैंड पे या आपके सरकारी विभागों में सब ऑनलाइन काम होने लग गए। जाने जरूरत नहीं विभागों का, घर बैठा आप ऑनलाइन भेज दीजिए एप्लीकेशन, पूरा क्रांति हो गई। इस माहौल के हम चल रहे हैं, इनकी सोच प्रतिक्रियावादी की तरह है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। बचपन में हम देखते आदर्श विद्या मंदिर की शुरुआत करी उन्होंने। तो कहना पड़ेगा 40, 50, 100 साल तक अपना रखना संगठन को, पर किया क्या इन्होंने, इनकी सोच क्या देश के लिए, खाली धर्म, हिंदू धर्म, यही सोच है। आपका नक्शा क्या है देश के लिए। अभी कहा गया था कि इनके तो नई पॉलिसी में आप राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे हैं बच्चों के। अरे इनमें से निकले बच्चे, अरुण जेटली बीजेपी का नेता था, कहाँ निकला, छात्र संघ अध्यक्ष था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हम लोग जितने भी आए हैं राजस्थान के अंदर, सबके नाम में क्या लूँ, आप तो जानते हैं, सब लोग राजनीति से आए, छात्र राजनीति से आए। एक डेमोक्रेसी है, सबको समान का अधिकार है सोचने का, काम करने का, आर्थिक सामाजिक सबको न्याय मिले, सोशल सिक्योरिटी हो, ये सपना होना चाहिए हम लोग। पर जिस प्रकार की सोच है उसके कारण से मैं समझता हूँ कि जो स्थिति बनी देश के अंदर, वो कभी कभी लगता है कि इसका होगा क्या आने वाले वक्त के अंदर। मैं जब पहली बार CM बना 25 साल पहले, जब हमने देखा कि शिक्षा का परसेंट बहुत कम है राजस्थान में, तो मैंने क्या किया, एक प्रयोग किया। CP जोशी, डॉक्टर CP जोशी शिक्षा मंत्री थे। हमने कहा कोई अगर 8वीं पास भी है गांव में या ढाणी में, पश्चिमी राजस्थान में ढाणी बहुत होती है, गांव के रह गए, ढाणी है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे है, जहाँ खाली 50-100 घर रहते हैं। मैंने क्या किया कि भाई 23,000 स्कूल हैं, जो गांव में 8वीं पास है 10वीं पास है वो टीचर बाद में पढ़ाई करता जाएगा। और राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पार्षद है, स्वर्ण जयंती वर्ष था उस वक्त में राजस्थान की स्थापना का, तो राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोल दी और टीचर लगा रहे, बाद में से परमानेंट भी हो गए। पर उससे कारण एक जम मिला राजस्थान को, प्राइवेट सेक्टर को हमने अलो किया। पहले हमारे राजस्थान में बच्चे महाराष्ट्र, बेंगलोर, चेन्नई जाते थे, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, नर्सिंग में, सब में। हमने तय किया प्राइवेट सेक्टर को अलो हम करते हैं, पर हमने RSS की तो नहीं सोचा कि हम RSS लोगों को भर देंगे। आज जाल बिछ गया राजस्थान के अंदर, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का, मुझे नहीं मालूम कितनी गिनती नहीं होगी थी, नर्सिंग कॉलेज, सभी तरह कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जाने की जरूरत नहीं बाल बच्चों को, बहुत कम भरन जाते। मैंने 500 बच्चों को विदेश भेजा पढ़ाई करने के लिए, सरकारी खर्चे पर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। उन्होंने 200 कर दिया, और जो बच्चे गए
उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो मिलने आ रहे हैं उनके पेरेंट्स, साहब आप बच्चा पढ़ भी लिया, उनकी नौकरी लगी लंदन में, अमेरिका में लग गई, रोज़ फ़ोन आते हैं। कैटेगरी बना दें 3 तरह की। पूरा पैसे वाला है तो उसको 1/3 मिलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं। कुछ है तो फिर उसको ज़्यादा मिलेगा। सब गरीब है तो पूरा पैसा, आने जाने का किराया, रहने का, हॉस्टल का, खाने पीने का और फीस भी। तो एक नया प्रयोग था, अब उसको बंद कर रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा था बड़ौदा के महाराजा ने पढ़ाई करने के लिए, जब वो छात्र थे। वापस आए तो सुविधा निर्माता भी बन गए और इतिहास में नाम लिख दिया, इतिहास पुरुष के रूप में। हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, मान लीजिए एक्सपोजर होगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, या और कोई कुछ बन के आएगा, वकील बन के आएगा, तो हमें इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा ये हमारा इन्वेस्टमेंट। सब तो जाते नहीं हैं, जिनके नंबर अच्छा थे वो तो जा सकता है, एडमिशन उन्हीं का होगा। तो कहने का मतलब जो इस प्रकार से हमने नए नए प्रयोग किए थे, उसका लाभ रास्ता के लोगों को मिलना भी लग गया है। और ये लोग क्या करें, इनका शिक्षा में बहुत ज़्यादा तवज्जो रहती है, पर रहती है विचारधारा के कारण। हम लोग स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, कभी नहीं सोचते कि यहाँ पर खाली कांग्रेस विचारधारा लागू करें हम लोग। कांग्रेस विचारधारा तो वही है जो संविधान की विचारधारा है। जो संविधान है वही हमारी विचारधारा है, अलग कुछ है ही नहीं। तो लोकतंत्र की बात करें, समाजवाद की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, कोई बात करें, जो मूल भावना संविधान की है वो भावना कांग्रेस की है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। और ये थोपते हैं लोग, वाइस चांसलर थोपते हैं। ये बड़ा शौक है यूनिवर्सिटियों के अंदर वाइस चांसलर को थोपने का, आउट ऑफ वे अपॉइंट करने का। प्रोफेसर लेक्चर को भी इसी ढंग के बिहेव करते हैं, बाद में बिहेव ऐसे ही करते ही लोग। टीचर इनकी अलग जमात बन गई है देश के अंदर, इनकी जमात बन गई है। हो सकता है आप बैठे उनमें जो कोई आदेश के ताल्लुक रखने वाले भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं उसकी। अब हमारी बात तो सुन रहे हो। हम यही चाहते हैं, डेमोक्रेसी में खुला मैदान होना चाहिए, खुली हवा होनी चाहिए सुनने के लिए। तभी आप माइंड बनाओगे भी कौन सही है कौन गलत है। उस पर रोक लग गई है डर के मारे। भयंकर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जमाना आ गया। अब इनको पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कांग्रेस के नेता या विपक्ष दिखती है। छापे पड़े, मैं खुद तारीफ करता हूँ। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये प्रीमियर एजेंसी है, प्रीमियर एजेंसी हमारी है। ये इसका बहुत बड़ा उपयोग है देश के लिए। चाहे कोई बेईमानी कर रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहा है, क्राइम कर रहा है, उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं उनको। 192-93 केस ईडी ने बनाए देश में, बीजेपी का 1-2 होगा मुश्किल से, और 193 में से 2 केस खाली प्रूव कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर वित्त मंत्री का जवाब आया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, अभी 1 महीना 2 महीना पहले। कितना तंग किया हुआ है लोगों को, छापे पड़े हुए, उनके घर वाले कितने बेचारे, औरतें, महिलाएं, घर वाले, बूढ़े, माता पिता, क्या क्या बीती होगी। 18 घंटे में अंदर रहते हो, तंग करते हो लोगों को। क्या अधिकार है आपको? ये अधिकार जो डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार की जो इनको छूट मिली हुई है, ये लोकतंत्र कहाँ है फिर? आप फासिस्टी सोच है कि आप दबाव दे के लोगों को बेचते हो। दबाव जुडिशरी में, दबाव इलेक्शन कमीशन में, दबाव आपके इन सब में। इस शिक्षा का क्या होगा? नई पॉलिसी बना दिया आपने, कुछ पॉइंट तो वही है जो पहले वाली पॉलिसी के हैं, बाकी पॉइंट वो है जो आपको सूट करते हैं, आपकी विचारधारा को सूट करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी अभी अभियान चला रहे हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी है, सबको मालूम 1931 में हुई थी, होगी मान लो तो साइंटिफिक वे से आप फैसले कर सकते हो। लोग समझ नहीं पाते। अगर आपका ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे SSA जो सर्वे होता है, पिछले चुनाव के वक्त में मोदी जी की गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया, और वो सर्वे तो इम्पोर्टेंट होता है। मैं समझता हूँ आप
मालूम ही है, वो रोक दिया था क्योंकि इलेक्शन था। उसकी इतनी आलोचना हुई देश के अंदर, तमाम अखबारों ने उसकी आलोचना करी, संपादक लिख करके। और ये चुनाव खत्म हुए, आप लोग जारी कर दिए उसको, वो आपको शूट नहीं कर रहा था। तो ये जो बातें होती हैं, तो आप क्या शिक्षा ये दे रहे हो क्या आप, जिसमें कि रोक लग जाए आप रोक दो उनको? वो सर्वे ऐसा होता है जिसके आधार पर सारी भारत सरकार की तमाम विभागों की योजना बनती है, सर्वे के आधार पर बनती है, वैज्ञानिक तरीके से बनती है। तो ये तमाम जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, मैं समझता हूँ कि आपको, हमको, सबको देखना पड़ेगा। मैं तो चाहूँगा जयपुर में, राजस्थान में ऐसी संगोष्ठी होती रहे, डायलॉग भी हो, इंटरेक्शन भी हो आपसे, आप सवाल पूछ सकते हो। जो आने वाला गेस्ट है, तो आपको कोई आशंका है वो निकल सके वो भी। हम चाहते हैं देश हमारा है, कोई हमारी दुश्मनी ना बीजेपी से, ना आरएसएस से, किसी से नहीं है। तो मुल्क सबका है, लड़ाई विचारधारा की है। ये बात राहुल गांधी कह चुके हैं। एक बड़ौदा के अंदर उनके साथ था कि जो खड़े होकर रहा बीजेपी वाले सब खत्म हो जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इंटरव्यू किया, नहीं, कोई वो आरएसएस रहेगी, बीजेपी रहेगी, उनकी जगह उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा हमारे पास में, हम उसको लेके आगे बढ़े। ये हमारी सोच है, उनकी सोच वो नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आज ये जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, जिस रूप में आपने सबने जो भावना दिखाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने जो है, संजय वर्मा जी ने भी और विजय महाजन जी ने भी सब इशारा कर दिया आपको, और अच्छे ढंग से आपको दोनों पॉलिसी के बारे में बताया। अब इसमें जितना हम लोग बात करें उतनी कम है, क्योंकि ये भी टीचर की ट्रेनिंग होती है, वो दृष्टिकोण होता है। टीचर का दिमाग जो है आरएसएस माइंडेड बनना चाहिए, तब हम उनको नौकरी देंगे। हमारी विचारधारा ये नहीं है। हम चाहते हैं वो उनको फ्रीडम है, वो आरएसएस में जाए या बीजेपी में जाए या सपा में जाए, सीपीएम में जाए, कहीं जाए, पर टीचर की नौकरी लगनी चाहिए। हमें कभी नहीं पूछते कि तुम किस विचारधारा के, वो तो बिल्कुल इसके नहीं होती, वहाँ तो इसकी नहीं होती है। वो ढंग से फैसले होते हैं, उन्हें नौकरी लगती है। ये तो अन्याय है ना, ये अन्याय है, डेमोक्रेसी में अन्याय है। ये जो मैं आपको कह रहा था, इस प्रकार का जो कोर्स से जीडीपी की बात की गई, अरे जीडीपी के लिए पंडित नेहरू ने कह दिया था, आप उद्योगों में पैसा कम कर सकते हो, तो शिक्षा जगत में पैसा कम मत करो, इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। और मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से शुरू से रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य में कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य में व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। एक इंसान है, उसको अधिकार है जीने का, उसकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। विदेशों में वीकली पैसा मिलता है परिवार को। कोई धंधा कर रहा है, धंधा बंद हो जाता, मान लो कोई कारण घाटा लग गया, शुरू है तक पैसा मिलना उसको, वो परिवार इंडिया में आ गया मान लो, तो ही पैसा मिलता रहता, वापस जाकर पैसा उठा लेगा। वो जो नागरिक वहाँ का बन गया है, उसकी सिक्योरिटी उनकी है। हमने यहाँ कुछ प्रयास किए, छोटे मोटे किए, बिजली को लेके, और यहाँ छोटे मोटे और भी हमने सोशल सिक्योरिटी रखी थी। महिलाओं को हमने स्मार्टफोन दिए, वो भी मुख्य धारा में रहे, वो कम से कम घर में वो भी मोबाइल देख सके। अभी क्या स्कीम रुक गई, बाद में अलग बात है, सरकार बदल गई तो स्कीम रुक गई, पर हमने कई खर्चे ऐसे किए जिससे कि दूरगामी परिणाम उसके मिलते। तो ये जो मैं आपको कह रहा था, इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, 20 साल बाद में, क्या 34 साल बाद में पॉलिसी आई होगी, 5, तो ये जो है 5 के बाद में आई पॉलिसी, 25 में। तो ये जो मैं कह रहा था आपको कि ये स्थिति बनी है देश के अंदर, उसमें हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम, नई पॉलिसी आई है उसमें, और पुरानी पॉलिसी में इनके जो पाठ्यक्रम चेंज करते हैं लोग सरकार बनते ही, ये ख़त्म कर रहे हैं लीगेसी को, जो हमारी विरासत है। कांग्रेस की विरासत मतलब
देश की विरासत थे। आज़ादी किसने दिलवाई? मुल्क में उस वक्त तो ये लोग थे ही नहीं। हम तो कहते हैं ये अंगुली नहीं कटाई इन्होंने भाई अपनी, और वो हमें शिक्षा देते हैं पंडित नेहरू ने कुछ नहीं किया। उनको बदनाम करते हैं जिस रूप में। पूरी देश देख रहा, दुनिया देख रही है। आपकी शान बढ़ती है क्या? मैंने एक दिन मोदी जी को कहा, हम कॉमन मंच में बैठे थे, मोदी जी आप दुनिया में जाते हो तो आपका मान सम्मान होता है, इसलिए होता है, उनको मालूम है कि गांधी के देश से आए हो, गांधी के देश, इसलिए आपका सम्मान होता है। आप उस मुल्क से आओ जहाँ सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इसलिए आपका सम्मान होता है। और डेमोक्रेसी जिंदा रखा, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई हो, चाहे राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो डेमोक्रेसी यहाँ पे जिंदा नहीं रहा देश के अंदर। अब तो आपने उसमें डंड डाल दिया आपने। जिस प्रकार से आप एक धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म क्या बन सकता है? हिंदू धर्म हिंदू तो बना दिया एक प्रकार से। आज जो माहौल है देश में, वो ध्वनि निकलती, हिंदू धर्म की ध्वनि निकलती है। क्या वो संभव है? क्या देश में हित में वो? और उनका एक विचारधारा उनकी अपनी है, वो चला नहीं लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी कहने की बातें हैं, परंतु कृपा करके जो ऐसी संगोष्ठी लगातार राजीव गांधी से सगल करे, मैं सतीश राय जी को और सबको कहना चाहूँगा, साथियों को, कि राजस्थान नहीं देश भर के अंदर संगोष्ठियाँ खुल के बात हो। बल्कि ये तो आज राजीव गांधी से सगल हो गया, पर मैंने कहा एडवोकेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल है, मीडिया वाले हैं, उनको आगे आना चाहिए। तब जाकर के असली नई पीढ़ी को हम क्या सिखा पाएंगे। अब नई पीढ़ी भूल गई, गांधी को भूल गई, ये कड़ी बात है। नई पीढ़ी को ना गांधी से मतलब है, ना पंडित नेहरू से, ना सरदार पटेल से है, ना मौलाना आज़ाद से, ना उनको तिलक वगैरह तो सवाल ही नहीं। तो ये अच्छी बात है क्या? क्योंकि पाठ्यक्रम में आप बदलना चाहते हो। अगर जो इतिहास में, तो मोदी जी के लिए कहना चाहूँगा, जो इतिहास को भुला देता है वो खुद कभी इतिहास नहीं बना पाते ही, मेरा मानना है। आप पोस्टमार्टम करो इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी इमरजेंसी गलत थी, पीड़ादायक थी, जो भी था, उनकी कीमत चुकी इंदिरा जी की। हमारी सरकार चली गई, इंदिरा जी कुछ चुनाव हार गई, आंधी चली 2.5 साल के अंदर वापस उनकी। तो कुछ तो किया होगा देश के लिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कभी मोदी जी के मुँह से निकलता ये बात है कि पाकिस्तान 2 टुकड़े करना कैसे कहते हैं? अमेरिका की धमकी, अमेरिका 7वां बेड़ा आ गया समुद्र में, इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं करी, निक्सन का टेलीफोन नहीं उठाया। कभी आपने बात कही पंडित नेहरू के लिए? कहा आपने कि उसने क्या क्या देश के लिए किया है, ये प्लानिंग कमीशन कैसे बना, पंचशील के सिद्धांत आए थे, 3rd वर्ल्ड कंट्री बनी, नॉन अलाइंड मुल्कों की। देश दुनिया में पंडित नेहरू का नाम रहा है। देश दुनिया में पंडित नेहरू का नाम अलग ढंग का था। बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे मुल्कों के, वो सम्मान देते थे। जैसे गांधी जी को सम्मान मिला, आइंस्टाइन को कहना पड़ा गांधी नाम का जो व्यक्ति पैदा हुआ इंडिया में, आने वाली पीढ़ियों को ये विश्वास नहीं होगा कि कोई हार मान का आदमी धरती पे चला है। बताइए, वो लिगेसी वाली है। उस लिगेसी की बात कभी बीजेपी वाले करते हैं क्या? ये बहुत खतरनाक बात कह रहा हूँ आपको। आज वो सत्ता में है, उनकी ड्यूटी नहीं बनती है। हम आलोचना भी कर रहे हाथ में। आपको लगे भी ये तो उनके अच्छे पॉइंट थे, इन पॉइंटों की हमें शिकायत है, हमारी विचारधारा नहीं मिलती, कोई बात नहीं। पर ये तो उनको बिल्कुल ही समाप्त करना चाहते हैं लिगेसी को। इसलिए बहुत लंबी छोटी बातें हैं। आप सब पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और महाजन साहब और हमारे तमाम साथी जो है जिस ग्रुप में आज हमारे बीच में मौजूद है, मैं वर्मा जी का, महाजन जी का, तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ। मुझे अच्छा लगा दोनों के जो विचार सुने। मैं समझता हूँ कि ये इस प्रकार की राष्ट्रीय बहस होने का समय आ गया। AI और आ गया है। AI का उपयोग हम सबको करना चाहिए। हालांकि 100% सही नहीं होता, वो भी 5% हो सकता है, उसमें गलती भी हो, वो भी दिमाग में रखो। 100% दिमाग नहीं रह सकता हम लोग, पर उसका बहुत बड़ा उपयोग है। इसलिए मैं यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।